Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 अक्टूबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एडुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डेविस स्ट्रेट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, क्या इसके पास कोई सी तो नहीं है या फिर कोई बे है या फिर कोई आइलैंड है, कोई कंट्री है। तो अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो एंड क्वी पर्टेन टू, मतलब कि इंडिया के रिगार्डिंग में यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई जैसे कि हल्बी हो और कोई, आखिर ये है क्या, ये आप लोगों को बताना है। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना इसका। देखो नीचे यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए हैं कि हल्बी हो कोई ये क्या है। सबसे पहली बात, क्या ये डांस फॉर्म है, क्या ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स है, या फिर ये ट्राइबल लैंग्वेज है। तो अच्छे से इसके बारे में सर्च करना, फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर देना है, जैसा आप लोग डेली बेसिस पर देते हो। साथ ही साथ जिसको आंसर नहीं मिलता है, मैं नीचे आंसर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन उससे पहले आज क्या क्या पढ़ने वाले हो, आज का क्या क्या टारगेट सेट करना है, वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और सोने से पहले उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है। तो देखो, इस आर्टिकल में बात की गई है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल के बारे में समझते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो केरला के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से लैंडस्लिप देखने को मिला, बाढ़ आई है और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। लगभग 8 लोगों की जान चली गई है और इस बारिश ने लगभग आप कह सकते हो एक हैवॉक क्रिएट कर दिया है, एक तबाही मचा दी है केरला के अंदर। ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स आप लोग को यहाँ पर दिख रही होंगी। तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ये सब हुआ है एक मूसलाधार बारिश की वजह से। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों की जान गई है, प्लस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन उसको भी करने में काफ़ी हद तक दिक्कत आ रही है क्योंकि डिज़ास्टर्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर करंट इशू तो हमने समझ लिया, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है ये हम लोगों ने समझ लिया, काफ़ी बिल्कुल सैड न्यूज़ है। लेकिन अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि लिंक कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 2 टर्म्स दिख रही होंगी, एक लैंडस्लाइड दिख रहा होगा, दूसरा आपको फ्लड्स दिख रहा होगा। ये दोनों ही टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होंगे, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अंदर भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये लैंडस्लाइड एग्जैक्टली क्या होती है, क्योंकि हम लोग पहले भी काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। देखो, हाल ही में मतलब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत सारे एरियाज़ में लैंडस्लाइड देखने को मिली है। सिर्फ केरला के अंदर नहीं, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड एग्जैक्टली क्या होता है, देखो लैंडस्लाइड की सिंपल सी डेफिनेशन है, लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब कि मान लो यहाँ पर ये हिल है, ये एक तरीके से चट्टान है, अब यहाँ से ये टूटी और टूट के यहाँ से नीचे की साइड ढह गई, इसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है रॉक का, डेब्रिस का, और यहाँ पर आप कह सकते हो एक फोर्स काम करती है। वो कौन सी फोर्स है, वो है ग्रेविटी। नीचे से क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी की वजह से भी ये जो लैंडस्लाइड है वो हम लोग को देखने को मिलती है। किस प्रकार से लैंडस्लाइड होती है मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये वाला इमेज देख पा रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिल था, क्या हुआ ये टूटा और टूटने के बाद ये नीचे की साइड ढह गया, इसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि कवर करने लायक हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके पीछे के कॉजेज़ क्या क्या है, देखो लैंडस्लाइड के पीछे आपको 3 कॉजेज़ देखने को मिलते हैं, एक जियोलॉजी, एक है मॉर्फोलॉजी और तीसरा है ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम बात करें जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अर्थ या फिर रॉक कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होने के बाद फ्रैक्चर्ड हो जाती है,
क्रैक आ जाते हैं उसके अंदर, और फ्रैक्चर्ड होने के बाद वो नीचे की साइड गिर जाती है, वो भी एक कारण होता है। वो जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप कह सकते हो क्या होता है, जो वेजिटेशन है, मतलब एक मान लो हिल है, ठीक है, अब उसके ऊपर काफ़ी अच्छा वेजिटेशन था, काफ़ी ज़्यादा हरियाली वगैरह थी। अब वो वेजिटेशन ख़राब हुआ, पेड़ पौधे काट दिए गए वहाँ से, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मिट्टी में ढीलापन आ जाता है, लूजनेस आ जाती है, और उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि वेजिटेशन हो गया। उसके बाद वेजिटेशन के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कि लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं हिल एरियाज़ में। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। अब रीजन कौन कौन सा है जहाँ पर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? अगर हम दुनिया भर की बात करें, अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें, तो एशिया सबसे ज़्यादा सफ़र करता है लैंडस्लाइड की वजह से। एशिया के अंदर मैक्सिमम डैमेज हुआ है लैंडस्लाइड्स की वजह से। और अगर हम देखें तो इंडिया भी एशिया के अंदर आ रहा है, और इंडिया भी एक मोस्ट अफेक्टेड आपको एरिया देखने को मिलेगा। साउथ एशियन नेशंस के अंदर इंडिया भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है लैंडस्लाइड की वजह से। बहुत ज़्यादा बर्बादी, इकोनॉमिक लॉसेस प्लस लॉस ऑफ लाइवलीहुड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसको कम कैसे किया जा सकता है। कम आप कंस्ट्रक्शन कम करके कर सकते हो, जैसे कि आज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है इन एरियाज़ के अंदर, तो उन कंस्ट्रक्शन को पहली बात कम करो आप लोग। बहुत सारी रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं हिल एरियाज़ में, डैम्स बनाए जा रहे हैं, उन सबको आप लोग कम कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड वे में लेकर चल सकते हो। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर लिमिटेड वे में लेकर चल सकते हो। एग्रीकल्चर आप कर भी रहे हो तो आप लोग टेरेस फार्मिंग को एंकरेज कर सकते हो, जो टेरेस फार्मिंग अपनाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन उसको आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद एफोरेस्टेशन प्रोग्राम चला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो उसकी जो पेड़ की जड़ें हैं वो यहाँ पर ज़मीन में फैलेंगी, और वो जो मिट्टी है उसको सॉइल को होल्ड करके रखेंगी। तो यहाँ पर एफोरेस्टेशन प्रोग्राम भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रह सकता है लैंडस्लाइड को रोकने में, ये आप लोगों को ध्यान देना है। देन उसके बाद अच्छा, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे कॉजेज़ पढ़े हैं लैंडस्लाइड के, उसमें एक कॉजेज़ नेचुरल डिजास्टर्स भी है। अब ये बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स बहुत सारी देखने को मिलती हैं। अब बात करें फ्लड्स की, देखो फ्लड भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। सिलेबस लेकर बैठा रहा करो, मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो फ्लड्स हैं आज के टाइम पर, ये ज़्यादातर हैवी रेनफॉल की वजह से होती है, काफ़ी मूसलाधार बारिश होती है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये बाढ़ आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लड 3 प्रकार की होती हैं, पहले भी आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। वो 3 प्रकार की फ्लड्स कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में जान लो। एक होती है फ्लैश फ्लड, एक होता है रिवर फ्लड, और तीसरी होती है कोस्टल फ्लड। नाम से समझ गए होंगे। फ्लैश फ्लड कौन सी होती है? फ्लैश फ्लड वो फ्लड होती है जो कि बारिश की वजह से होती है। मान लो बारिश काफ़ी तेज़ पड़ी है, उसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आई है, उसको हम लोग फ्लैश फ्लड बोलते हैं। देन उसके बाद रिवर फ्लड क्या हुआ है? रिवर फ्लड भी बारिश की वजह से होती है, लेकिन ये नदी के अंदर आती है, इस वजह से इसको रिवर फ्लड बोला गया है। होता क्या है, यहाँ पर बारिश की वजह से नदी का पानी ऊपर आ जाता है, या फिर जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं, उसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, वो उसको हम लोग रिवर फ्लड बोलते हैं। देन उसके बाद एक आता है कोस्टल फ्लड। कोस्टल फ्लड यहाँ पर कैसे आता है? कोई आंधी आ गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, साइक्लोन सारा पानी यहाँ पर जो तट पर लेकर आ जाता है, तो वो कोस्टल फ्लड कहलाता है, ठीक है। मतलब जो तट पर फ्लड आता है उसको हम लोग कोस्टल फ्लड बोलते हैं। आज के टाइम पर बाढ़ की अगर हम बात करें तो बाढ़ से कौन कौन से एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, कौन कौन से एरिया सबसे ज़्यादा दिक्कत में हैं? इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा, ये और ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्रा वैली, और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ हो गए, ओडिशा के कोस्टल एरिया हो गया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा हिट होते हैं साइक्लोन्स की वजह से, आप लोगों को मालूम भी होगा। सदर्न गुजरात वाला एरिया हो गया। तो ये सारे यहाँ पर एरियाज़ है जो कि वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये फ्लड के डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पर केरला और तमिलनाडु में भी फ्लड्स काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा, अभी इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। न्यू दिल्ली ने यहाँ पर होस्ट करने वाला है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होंगे उनकी मीटिंग को होस्ट करेगा। अफगानिस्तान के इशू के ऊपर चर्चा होगी। फिलहाल अभी के लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को दिख रहा होगा, कल भी आपने इसके बारे में पढ़ा था। मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वापस से दे देता हूँ, इसको रिवाइज भी कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे साथ डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हम बात करें, कल एक आर्टिकल आपको उसकी हेडिंग देखने को मिली थी, फ्रंट पेज पर हमने डिस्कस किया था, मुदुमलाई टाइगर कैप्चर्ड आफ्टर 22 डे ऑपरेशन। मतलब कि एक मुदुमलाई टाइगर था जिसको पकड़ा गया था, वो यही वाला टाइगर है, इसको कैप्चर किया गया है और इसने लगभग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर 2 लोगों की जान भी ली है, बहुत सारे जानवर को मारा है, लेकिन अब इसको फाइनली पकड़ लिया गया। हालांकि ये जानवर भी खुद भी इंजर्ड मिला, क्योंकि यहाँ पर इसकी खुद की एक शेर से लड़ाई हुई, तो यहाँ पर खुद की एक टाइगर से लड़ाई हुई, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से ये भी काफ़ी हद तक घायल है, तो यहाँ पर इसको एक तरीके से बचाया गया है। तो आज के टाइम पर ये कहाँ पर है ये वाला टाइगर, ये आज के टाइम पर एक रेस्क्यू सेंटर है मैसूरू के अंदर, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कहोगे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, तो बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जहाँ पर लोगों को मारा गया इस टाइगर के थ्रू। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, हर साल एक क्वेश्चन इन कैटेगरी से आता ही आता है, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल जीएस पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये लोकेटेड देखने को मिल पाएगा। और एक तरीके से ये टाइगर रिजर्व पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। नाम जो इसका मुदुमलाई है, इसका मतलब है एंशियंट हिल रेंज, पुराने ज़माने की हिल रेंज करके इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानवर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, फ्लोरा की, तो यहाँ पर बहुत लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं जिसको एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। उसके बाद बहुत सारे बैम्बू पाए जाते हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, प्लस बहुत सारी टिम्बर की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि टीक हो गया, रोजवुड हो गया, और भी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बात करते हैं फौना की, मतलब कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो फ्लैगशिप स्पीशी की अगर हम बात करें, मतलब जो स्पीशी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, वो टाइगर और एशियन एलिफेंट देखने को मिलते हैं, प्लस और भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्वायरल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, और भी ऐसी अदर स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। उसके बाद बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर चिड़िया भी पाई जाती हैं। इस रिजर्व के अंदर लगभग 260 प्रजातियाँ हैं चिड़ियों की, और मतलब हमारे भारत के अंदर जितनी भी बर्ड्स पाई जाती हैं उसका 8% बर्ड्स यहाँ पर इस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिलती हैं। और बर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें, बहुत सारी यूनिक बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे कि मालाबार, ग्रे हॉर्नबिल मालाबार, पीड हॉर्नबिल मालाबार, लाफिंग थ्रश, तो ऐसी बर्ड्स पाई जाती हैं। प्लस तमिलनाडु के अंदर और भी मोस्ट प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। एक तो आपने मुदुमलाई के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद एक है अनामलाई टाइगर रिजर्व, देन उसके बाद है कलाकड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, देन उसके बाद सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। ये आपको 3 टाइगर रिजर्व्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ये विजिट करेंगे इजराइल को। और इजराइल विजिट करेंगे किस लिए, एक हाई लेवल का एंगेजमेंट करने के लिए, हम दोनों कंट्रीज़ की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर ये जा रहे हैं इजराइल में। ओके, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं यहाँ पर, ये लगभग 5 दिन की विजिट पर जाएंगे इजराइल में, संडे में इनफैक्ट यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर चर्चा होगी। आज के टाइम पर इजराइल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो नफ्ताली बेनेट है, हाल ही में यहाँ पर अभी 4-5 महीने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बने हुए, आप लोग को मालूम होगा, हमने डिस्कशन भी किया था। फिर उसके बाद अब इस विजिट में बोला जा रहा है कि जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं ये क्या करेंगे, एक बायलेटरल टॉक करेंगे, बायलेटरल बातचीत करने वाले हैं फॉरेन मिनिस्टर के साथ। जो इजराइल के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं वो नफ्ताली बेनेट है, ध्यान से सुनना, और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो है इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर वो है यार लैपिड, ठीक है। और यार लैपिड और नफ्ताली बेनेट दोनों ही यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि नफ्ताली बेनेट अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर, और साल 2023 में ये एक तरीके से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं यार लैपिड, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो कि दोनों ने ही साथ में यहाँ पर इन इलेक्शंस को जीता था जो कि हाल ही में कंडक्ट हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों कंट्रीज़ मिलकर, मैंने आपको जैसा बताया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मतलब यह है क्या, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, सबसे पहली बार साल 2017 में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था इजराइल को। तब से ही भारत और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं, लगातार ग्रो हो रहे हैं। चाहे हम बात करें कोलैबोरेशन के मामले में, इनोवेशन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, रिसर्च के मामले में, सभी जगह पर हम लोग दोनों के कंट्रीज़ के जो रिलेशंस है वो लगातार ग्रो हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारे जो बच्चे हैं, एक तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर इजराइल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भी जाते हैं, ये भी आप देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर जाएंगे इसराइल के अंदर, और इसराइल के अंदर यहाँ पर कुछ एरियाज़ में जाने वाले हैं, ट्रैवल करेंगे हैफा में। ठीक है, हैफा में जाने के बाद वहाँ पर जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है, तो उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि पे करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये सब कुछ होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लगातार ये आर्टिकल्स चर्चा में आने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। NSCNIM रिमेन्स फर्म ऑन फ्लैग एज टॉक्स रिज्यूम। अब इस आर्टिकल का मतलब क्या है? इस आर्टिकल को रिलेट करेंगे हम लोग नागालैंड से, मतलब नागालैंड के रिगार्डिंग आर्टिकल ही है पूरा का पूरा। नागालैंड के अंदर देखो हमेशा से डिस्प्यूट रहा है। नागालैंड के अंदर जो ये NSCN है, ठीक है, इनकी मांग रही है कि हम लोग को अलग से एक नागालैंड चाहिए, हमें अलग से अपना झंडा चाहिए, हम लोग को अलग से अपना संविधान चाहिए। इनकी मांग ये शुरू से रही है, और हम यानी कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो हमेशा से कोशिश ये रही है कि नागालैंड अलग ना हो। हम लोग इनके साथ पीस एग्रीमेंट करते करते थक गए हैं, बहुत सारे पीस एग्रीमेंट करे हैं, लेकिन अब देख पाओगे फिर से यहाँ पर ग्रुप की डिमांड है। ग्रुप हैड बीन इंसिस्टिंग ऑन अ फेडरल फॉर्म of arrangement that allows people across the Naga inhabited landscape to be a part of India but governed by a separate constitution identified by a separate flag। चाहते हैं क्या? देखो यहाँ पर एक इनको अलग से संविधान मिल जाए, इनका अलग से अपना झंडा मिल जाए, इन लोगों की मांग है। उसका देखो वापस यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जो नागालैंड है इनको मैंने आपको बताया नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए। ठीक है, और पहले तो इनकी एक तरीके से मांग ये रहती थी कि हम लोग को एक अलग से, हमें अलग से कंट्री चाहिए, हमें अलग से जगह चाहिए, नागालैंड को हमें अलग से बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट समझाता हूँ, इन सब की शुरुआत कैसे होती है। मतलब नागालैंड के अंदर ये डिस्प्यूट शुरू कब से होते हैं? देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप कह सकते हो कि GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल के रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो नागा पीस टॉक को लेकर यहाँ पर काफ़ी बार मैंने चर्चा की है, GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पर आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। बात करते हैं नागालैंड की, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा नागास के बारे में। नागास कौन है? तो नागाज हिल पीपल है, जो कि लगभग आप कह सकते हो इनकी जो नंबरिंग है वो लगभग 2.5 मिलियन तक ये लोग देखने को मिलेंगे। 1.5 मिलियन लोग इनमें से नागालैंड में रहते हैं, 0.6 मिलियन मणिपुर में रहते हैं, और 0.1 मिलियन अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये सब नागास की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहोगे क्या नागा एक ही कैटेगरी है? नहीं, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पर भारत के साथ साथ बर्मा यानी म्यांमार के अंदर भी देखने को मिलती है नागा कैटेगरी। नागा यहाँ पर कोई सिंगल ट्राइब नहीं है, मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, और नागा यहाँ पर बिलोंग करती है इंडो मंगोलॉइड फैमिली से, और इसके अंदर लगभग 19 ट्राइब आते हैं, 19 यहाँ पर आदिवासी ग्रुप्स आते हैं। जैसे आप लोग देख पाओगे 19 ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नागा ट्राइब्स के बारे में याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये नागा इंसर्जेंसी है, मतलब नागालैंड की एक अलग से मांग हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो देखो नागा हिल्स जो है ना, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना था 1881 में। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इस वजह से इसको ब्रिटिश इंडिया बोला गया है। 1881 में यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का ये पार्ट बना था नागा हिल्स। देन उसके बाद ये चलता रहा आगे, और एक तरीके से आप कह सकते हो इन लोगों के अंदर फिर बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब कुछ टाइम बाद क्या होता है 1918 में नागा क्लब बनकर आता है, और नागा क्लब के अंदर लोगों का एक सेंस जागता है कि हम लोगों को नागा नेशनलिज्म चाहिए, मतलब नागालैंड एक अलग से हम लोग को जगह चाहिए। ठीक है, फिर ये आगे चलता रहता है, फिर उसके बाद एक और ग्रुप बनता है, एक और क्लब बनता है जिसको नागा नेशनल काउंसिल बोलते हैं 1946 के अंदर। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अंगामी जापू फिजो। इसके लीडरशिप में यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं कि नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए, और नागालैंड आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया 14 अगस्त 1947 में। आपको मालूम होगा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, इन्होंने एक दिन पहले ही अपनी कंट्री को मतलब अपने जो एरिया है उसको आज़ाद कर दिया था। इन्होंने बोला था कि हम लोग अलग से एक सॉवरेन नागालैंड चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी बातचीत करने के बाद काफ़ी सारे अकॉर्ड साइन करवाए। देन उसके बाद यहाँ पर शांति बनाकर नागालैंड को अपने साथ ही रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे और भी सारी चीज़ों की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर नागालैंड को एक स्टेटहुड कब अचीव हुआ, मतलब कि नागालैंड एक स्टेट कब बना? दिसंबर 1963 में नागालैंड एक स्टेट बना है, यह आप लोग को ध्यान देना है। नागालैंड यहाँ पर बन कहाँ से निकला है? एक तरीके से जो आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से यहाँ पर उनका काफ़ी सारा एरियाज़ यहाँ पर दे रखा है। देन उसके बाद नागालैंड को बनाया, उनको स्टेटहुड दिया, इंडिया के अंदर ऐड किया। फिर होता क्या है, टाइम चलता रहता है 1988 में जो NSCN ग्रुप है, NSCN ग्रुप स्प्लिट हो जाता है दो ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि NSCN पहले ही पैदा हो जाता है, लगभग थोड़े टाइम पहले ही NSCN ग्रुप बन जाता है। NSCN का मतलब है
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और ये लोग चाहते क्या है, 1980s में ये लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक चाहते हैं कि हम लोगों को एक अलग से नागालैंड एक टेरिटरी चाहिए। ये ग्रुप आगे चलता रहता है और ये ग्रुप दो ग्रुप में टूट जाता है। एक ग्रुप बनता है NSCN-IM और एक ग्रुप बनता है NSCN-K। यहाँ पर IM वाले की चर्चा हो रही है ना। तो यहाँ पर ये ग्रुप हैं, दोनों की मांग यही रहती है कि हम लोग नागालैंड को एक अलग से एक सॉवरन स्टेट बना दें। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया ने बार बार इन लोगों की जो डिमांड है, इन लोगों की डिमांड को एक तरीके से टैकल करते हुए काफ़ी सारे पीस एग्रीमेंट करे हैं इन लोगों के साथ। पीस एग्रीमेंट करते करते यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी हद तक समझाया है। आप देख पाओगे पीस इनिशिएटिव के अंदर एक शिलोंग अकॉर्ड था, सीज फायर एग्रीमेंट था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था। इन सब एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने इनको काफ़ी हद तक समझा कर इनके अंदर डेवलपमेंट कराया, इनकी एरियाज़ के अंदर। अभी हाल ही में भी डेवलपमेंट की चर्चा हो रही थी, आप लोगों को मालूम होगा। डेवलपमेंट करने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इनके साथ बहुत सारे जो ग्रुप हैं, जैसे कि यहाँ पर NSCN ये IM वाला ग्रुप है ना, बेसिकली ये वाला जो ग्रुप है इसने अपने हथियार छोड़ दिए थे। इन्होंने बोला था ठीक है हम इंडिया की बात मानेंगे, इंडिया सही करेगा जो भी करेगा, लेकिन यहाँ पर फिर से इनके अंदर यही वाली बात जग गई कि हम लोग को एक अलग से जगह चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसका इतिहास क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मैम ने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 9 पर कुछ आर्टिकल है, जैसे कि पहला है जो हमारी आर्मी एयर डिफेंस है वो एक तरीके से अपने प्रोक्योरमेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा रही है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग अपने डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स को परचेज करके। अब आप देख पाओगे यहाँ पर बोला गया बहुत सारे यहाँ पर डिले हो चुके हैं, अभी तक हमारे बहुत सारे हमने प्रोक्योरमेंट कर रखे हैं, बहुत सारे ऑर्डर दे रखे हैं, वो डिले चल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे यहाँ पर हम अपने आर्मी को एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से स्ट्रेंथन करने में लगे पड़े हैं, जो कि एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी है। आर्मी एयर डिफेंस आज के टाइम पर देख रही है बहुत सारे प्रोग्रेस की तरफ कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमारे पास काफ़ी हद तक प्रोग्रेस देखने को मिले, चाहे वो डील्स हो चाहे वो ट्रायल्स हो, उन सब के बेसिस पर। यहाँ पर आज के टाइम पर आर्मी के अंदर अगर हम बात करें तो आर्मी यहाँ पर आज के टाइम पर फोकस कर रही है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर, प्लस उसके बाद जो डेवलपमेंटल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पर एक और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है, VSHORED करके यहाँ पर सिस्टम है, इसके ऊपर। इन सब को यहाँ पर हम अपने यहाँ पे लेने वाले हैं। ये कुछ सिस्टम्स जो कि रशिया से लेने वाले हैं, और इससे क्या होगा, इससे जो हमारी एयर डिफेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी। आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और भी बहुत सारे जो तरीके से सिस्टम्स है, जैसे कि LGLAS सिस्टम हो गया, ये रशिया से हम लोग कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने कर रखे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी इनकी जो डिलीवरीज है वो आने वाले टाइम पर होने वाली है, और बहुत सारी डिलीवरी हो भी चुकी है। लेकिन आने वाले टाइम पर भी हमें काफ़ी कुछ मिलने वाला है जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो फोकस हमारा यही है कि आर्मी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि आकाश का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट लगभग जनवरी तक कंक्लूड हो जाए, जनवरी तक एंड हो जाए। आकाश एक इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप मीडियम रेंज जो हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको हमने खुद बनाया है। उसके बाद आप कह सकते हो एडिशनली और भी बहुत सारे यहाँ पर मिसाइल सिस्टम है जो कि हम लोग अलग अलग कंट्री से परचेज कर रहे हैं, इजराइल से भी हम लोग ले रहे हैं, प्लस उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम होगा रशिया से भी हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स काफ़ी हद तक परचेज करते हैं, फ्रांस से भी परचेज करते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम का मेन जो मकसद आज के टाइम पर यही है कि हम लोगों के पास जितने भी ज़्यादातर गन्स आर्टिलरीज हैं वो हमारे पास आ जाएं, और हम लोग अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। वापस से उसके बारे में चर्चा हो रही है, जो भी मैंने आप लोग को चीज़ें बताई हैं कि रशिया से परचेज किया जा रहा है, ये इस साल डील हुई थी, इस साल पूरी होगी, इस साल में डील हुई थी, ये सारी चीज़ें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में मत ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी जो आर्मी है वो एक तरीके से कोशिश कर रही है कि आने वाले सालों के अंदर भी हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। अभी बहुत सारे जो एक तरीके से डील्स हैं वो कोई डील 2022 में पूरे होने वाली है, कुछ गन्स हम लोग को 2022 तक मिलेंगी, कुछ चीज़ें हम लोग को आने वाले सालों में मिलेंगी, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट उसका कर रखा है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, बात करी गई है एक सेक्स वर्कर है। अब वो जो सेक्स वर्कर है वो HIV पॉजिटिव थी। अब उस सेक्स वर्कर को यहाँ पर क्या करा गया, डिटेंट किया गया, मतलब कि कस्टडी में लिया गया है, और कोर्ट ने बोला है शी पोजेज डेंजर टू सोसाइटी। यहाँ पर वो सेक्स वर्कर कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर उन सेक्स वर्कर को क्या करा जाएगा, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। और मुंबई कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पर इस पूरे केस को देखा है। हुआ क्या है, लगभग यहाँ पर बोला गया एक सेक्स वर्कर है, 2 साल से वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। और एक तरीके से आप कह सकते हो HIV पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पर जो एक तरीके से बहुत सारे लोगों का कहना यह है
एक तरीके से डॉक्टर्स का कहना यह है, मेडिकल रिपोर्ट्स का कहना यह है, यानी कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जो विक्टिम है बेसिकली ये जो सेक्स वर्कर है, ये कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये HIV जो ये मतलब बीमारी है इसको ट्रांसमिट कर सकती है दूसरे लोगों के अंदर। तो अभी के लिए यहाँ पर इनको मना किया गया है, इनको एक तरीके से अपने प्रोफेशन से दूर रखा गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इनको एक हेल्दी लाइफ के लिए इंश्योर किया गया है। साथ ही साथ आने वाले टाइम पर फोकस ये किया जा रहा है कि इनकी एक नॉर्मल लाइफ आ जाए, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करने की पूरी कोशिश है कोर्ट की, तो इस वजह से यहाँ पर रोका गया, ये आप लोग देख पाओगे। आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है HIV एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में जानना। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। देखो ये वायरस के रिगार्डिंग भी हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो बैक्टीरिया वायरस फंजाई होते हैं इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता ही आता है। अब की बार एडिनो वायरस और पेटो वायरस इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक लेंटी वायरस है, हाँ लेंटी वायरस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, सॉरी रेट्रो वायरस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप कह सकते हो लेंटी वायरस और लेंटी वायरस रेट्रो वायरस का ही एक सब क्लासिफिकेशन है। और ये जो HIV इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है एड्स, और एड्स को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, आप लोग को मालूम होगा। एड्स एक डेडली कंडीशन है, ठीक है। अगर यहाँ पर पर्सन का सही से ट्रीट नहीं किया तो पर्सन की डेथ हो सकती है। साथ ही साथ एड्स में होता क्या है, जो पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और आपको मालूम होगा पर्सन की जो हेल्थ है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो सारी बीमारी से लड़ पाएगा, इम्यून सिस्टम बेकार है तो वो किसी बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग यहाँ पर इन्फेक्शन इसको बोला जाता है। और ये जो HIV है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसको एक तरीके से यहाँ पर बोला गया, इसने ये डिमोलिश कर देता है एक WBC को, जो हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपको मालूम होगा RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिमोलिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो T हेल्पर सेल्स होते हैं उनको डिमोलिश कर देता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे T हेल्पर सेल्स को हम लोग CD4 सेल्स भी बोलते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो इन सब को डिमोलिश करने के बाद यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो ये डिजीज़ क्रिएट होता है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया कोई पर्सन अगर HIV से अफेक्टेड है तो उसकी जान मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो वो लगभग 9 से 11 साल तक ही जीवित रह सकता है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। और HIV इन्फेक्शन फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, ब्लड के थ्रू, अगर किसी को ब्लड दे दे कोई व्यक्ति और उसको HIV हो तो उसके थ्रू यहाँ पर फैल सकता है। प्लस ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, वैजिनल फ्लूइड, सीमेन और प्री इजैकुलेट के थ्रू भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये वायरस फैल सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर वीक इम्यून सिस्टम है, वीक इम्यून सिस्टम को ही टैकल किया जाता है। और यहाँ पर जो HIV है वो आपको 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एक होता है टाइप 1 मोस्ट कॉमन यहाँ पर बोला जाता है, और उसके बाद टाइप 2 आपको देखने को मिलता है, अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर आपको 4 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ये ग्रुप्स वगैरह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी। टाइप 1 के अंदर यहाँ पर जो होता है इसके अंदर 4 ग्रुप होते हैं, टाइप 2 के अंदर भी आपको बहुत सारे और भी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रुप्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। HIV के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है, कौन सा वायरस है, कौन सा सब क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है सैलिन सॉइल के बारे में। सैलिन सॉइल रिक्लेमेशन वर्क्स वंडर्स इन सुंदरबन, मतलब क्या है, देखो अभी मई 2021 के बात है, यहाँ पर मई 2021 में क्या हुआ है कि लगभग आप कह सकते हो बहुत सारे एरिया जो है सुंदरबन के, वहाँ पर सैलिन वाटर पहुँचा, मतलब जो खारा पानी, नमकीन पानी होता है वो पहुँचा, क्योंकि साइक्लोन यास आया था, आपको मालूम होगा। वो साइक्लोन यास की वजह से सारा खारा पानी यहाँ पे पहुँचा, और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ की जो सॉइल है वो बेकार हो चुकी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो ग्रुप ऑफ कंजर्वेशनिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब साथ में आ गए हैं। इन्होंने मिलकर यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर सॉइल में से इस सैलिनिटी को निकाला जाएगा और यहाँ पर वापस से कल्टीवेशन किया जाएगा, यानी फसलें उगाई जाएंगी। प्रोजेक्ट कल्टीवेटिंग पैडी करके यहाँ पर बोला गया है कि 10 बीघा प्लॉट के अंदर लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पर कल्टीवेशन के ऊपर काम किया गया है, और मेन फोकस रखा गया है कि ये जो सैलिनिटी है इसको ख़त्म किया जा सके, और इसके अंदर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं ऐसा बोला गया है, और आने वाले टाइम पर भी सक्सेसफुल रहने वाले हैं। तो इसको बोला गया है एक यूनिक प्रोजेक्ट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल सैलिनिटी। और यहाँ पर आप कह सकते हो इससे क्या होगा, जो हमारे इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो फार्मर्स को मिलेगा, मतलब फार्मर्स के पास ज़्यादा पावर आती हुई नजर आएगी। प्लस हम लोग थोड़ा अपने एनवायरमेंट को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है इस खारे पानी से, और जहाँ पर सैलिन वाटर पाया जाएगा वहाँ पर ये एग्रीकल्चर इतने अच्छे से हो नहीं सकता, कल्टीवेशन इतने अच्छे से हो नहीं सकता। तो इसी वजह से जो वेस्ट बंगाल के लीडर देखने को मिलेंगी, ममता बनर्जी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर पहले भी
भी बोल दिया था कि जो डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये श्योर तो नहीं है सक्सेस के बारे में, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कुछ ना कुछ हम लोगों को सोल्यूशन मिल सके। तो ये डीसैलिनेशन के बारे में मतलब बिल्कुल श्योर तो नहीं था कोई भी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर पूरे चांसेस है कि सक्सेसफुलनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इससे हम लोग आगे आने वाले टाइम पर एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं इन एरियाज़ के अंदर। तो हमने देखा कौन से एरियाज़ है सुंदरबंस के अंदर, कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जैसे कि सोनगांव विलेज हो गया, तो वहाँ पर की चर्चा हो रही है कि वहाँ पर ये साइक्लोन यास की वजह से खारा पानी घुस गया था, उसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो पा रहा है। नाउ अब एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुंदरबंस के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आज वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। ये आपको सुंदरबंस कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कोस्टल रीजन है बे ऑफ बंगाल का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भारत के अंदर फैला हुआ है, बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा भी बोला जाता है और यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अंदर लगभग दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा है। मैंग्रोव क्या होता है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंग्रोव्स यहाँ पर प्लांट की कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, प्लांट्स ही होता है एक तरीके से, काफ़ी यूनिक वे में आपको देखने को मिलता है और ये जो प्लांट है इसके अंदर अपनी खुद की विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर ये फंक्शन करता है, वुडी ट्रीज का प्रोडक्शन करता है, हमारे हैबिटेट को बचाता है। और ये जो मैंग्रोव्स हैं ये आपको आज के टाइम पर भारत में अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल के साथ साथ गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें मैंग्रोव्स की, मैंने आपको बताया इस सुंदरबंस के अंदर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सुंदरबंस के अंदर ही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सुंदरबंस के अंदर आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा, एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, इसको 1973 में बनाया गया था। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, इसको बनाया गया था 1984 में। दैन उसके बाद सुंदरबन को डेजिग्नेशन मिला एज अ बायोस्फीयर रिजर्व भी, यूनेस्को के थ्रू इसको बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन मिला था 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सुंदरबन नेशनल पार्क भी जाना जाता है अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए, बर्ड्स स्पीशीज़ के लिए। यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं जो कि काफ़ी हद तक खतरे में हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, जैसे कि ईस्ट वेरिन क्रोकोडाइल हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, ये जानवर खत्म हो रहे हैं, इनको एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ये सारे जानवर आपको सुंदरबंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, दुनिया भर में आप देख पाओगे जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा डेल्टा है जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा एक लौता मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे दुनिया में जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। इसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो, छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, उसका पेज नंबर 10 पर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक ही आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने कल इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, आज भी वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। चाइना और भूटान ने मिलकर, आपको मालूम होगा हाल ही में एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब आप देख पाओगे इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर दोनों कंट्रीज़ ने बोला है कि 3 स्टेप रोड मैप ये लोग लेकर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन ये है ये 3 स्टेप रोड मैप क्या है, तो यहाँ पर 3 स्टेप रोड मैप के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन बाहर अभी तक नहीं आई है। अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, ना ही चाइना के ऑफिशियली साइड से कुछ आया है बाहर, ना ही भूटान की साइड से आया है बाहर। इस वजह से अभी हम 3 स्टेप रोड मैप के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ, क्योंकि कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि चाइना और भूटान के बीच में ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ये किस टॉपिक के ऊपर हुआ है। ये हुआ है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, देखो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर साझा करता है भूटान चाइना के साथ, तो दोनों के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अंदर शांति लाने के लिए, उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है। तो थर्सडे में ये एग्रीमेंट हुआ चाइना और भूटान के बीच में, 3 स्टेप रोड मैप एग्रीमेंट है। बॉर्डर टॉक्स को लेकर निगोसिएशन होगा, मतलब बॉर्डर्स पर जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन बॉर्डर्स के डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाएगा, ये मेन फोकस रखा गया है। ये एग्रीमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है। वही छोटी छोटी चीज़ें, बकवास चीज़ें बताई गई हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इससे मैंने आपको बताया 3 स्टेप रोड मैप के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन आउट नहीं हुई है। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो मतलब द हिंदू के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, द हिंदू ने एग्जैक्टली ये बोला है, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारा बॉर्डर आपको चाइना और भूटान के बीच में डोकलाम वाला रीजन देखने को मिलेगा। जो डोकलाम वाला रीजन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों के कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट का, और आने वाले टाइम पर डोकलाम वाले रीजन के अंदर भी शांति बनाने की पूरी कोशिश रखी जाएगी। आपको मालूम होगा 2017 के अंदर डोकलाम के अंदर सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था, डोकलाम के अंदर सबसे बड़ा आपको स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। तो आप कह सकते हो इसी प्रकार के स्टैंड ऑफ ना हो, ठीक है, ये जो डिस्प्यूट्स है रिजॉल्व हो जाएं, इस वजह से यहाँ पर ये डोकलाम रीजन के ऊपर भी फोकस रखा गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें
बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें बकवास आप खुद पढ़कर भी देखोगे तो उनको आप लोग स्किप करोगे टोटली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ काम की चीज़ें हैं नहीं अभी, जो भी 3 रोड मैप के बारे में पता चलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आर्टिकल आएगा, उसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर उसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट संडे में एक और पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस का, FAQ जिसको हम लोग बोलते हैं। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिसका हमें डिस्कशन करना है। देखो एयर इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है, आप लोगों को मालूम है, इस आर्टिकल को हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको हम लास्ट में देखेंगे। और यहाँ पर पहले हम वो देखेंगे आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देख पाओगे यहाँ पर बात करी गई है मलेरिया के लिए। अभी WHO ने हाल ही में एक वैक्सीन को अप्रूव किया है, मैंने आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया था, सारे नोट्स वगैरह मैंने आप लोग को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करवाए हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर कोल क्राइसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों ये कोल क्राइसिस देखने को मिला है, कोल क्रंच क्यों देखने को मिला भारत के अंदर। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, अभी हाल ही में जो BSF हैं उनके जो BSF हमारे जवान हैं, ठीक है, इनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस आर्टिकल को समझते हैं वैक्सीन फॉर मलेरिया करके, ठीक है। हमारे पूरे सप्ताह का रिवीजन हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हाल ही में क्या हुआ है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने दुनिया की सबसे पहली मलेरिया वैक्सीन को सपोर्ट किया है, मलेरिया वैक्सीन को बैक किया है। उस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरेक्स, इसके बारे में ध्यान रखना है, नाम क्या है इसका, मॉस्क्यूरेक्स, ओके। आर्टिकल GS पेपर 3 GS पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। हाल ही में चर्चा में क्यों था, क्योंकि WHO ने यहाँ पर सपोर्ट किया है दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को। मैंने आप लोग को बताया मलेरिया क्या है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी देखने को मिलेगी, किसकी वजह से होती है, एक मच्छर के काटने की वजह से होती है, और वो मच्छर को कहते हैं हम लोग फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। इस मॉस्क्यूटो की वजह से यहाँ पर ये मलेरिया होता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, डेंगू कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम भी बताना। बात करें ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, देखो इस वैक्सीन का साइंटिफिक नेम है RTS-SAS01, लेकिन इसका जो ट्रेड नेम है, एक्चुअल में जो नेम है इसका है मॉस्क्यूरेक्स। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, यानी कि इसको इंजेक्शन के से थ्रू दिया जाएगा, और ये वैक्सीन से टारगेट किया जाएगा पी फाल्गिपैरम को। पी फाल्गिपैरम भी मलेरिया के अंदर ही देखने को मिलता है। मतलब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर क्या करता है, जब एक व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति के अंदर पैरासाइट इंजेक्ट हो जाते हैं, और ये पैरासाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पी फाल्गिपैरम भी एक ही पैरासाइट, एक प्रकार का पैरासाइट है जिसको हिट किया जाता है। काफ़ी खतरनाक पैरासाइट है, कॉमन पैरासाइट है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में घूम जाता है, और खून के अंदर मिलने के बाद आप कह सकते हो मलेरिया काफ़ी हद तक इंसान को बीमार करता है। तो ये वैक्सीन डायरेक्ट उसको टारगेट करेगा। इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है एक ब्रिटिश ड्रग मेकर GlaxoSmithKline के द्वारा। इनको एक तरीके से यहाँ पर आप क्या होगे, इनका नाम ध्यान रख सकते हो आप, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पर मैंने आपको ये और बताना है, मॉस्क्यूरेक्स के अंदर जो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या है। देखो ये वैक्सीन बनी है एक प्रोटीन से, और वो प्रोटीन पाई जाती है कहाँ पर, प्लास्मोडियम फैल्कीपैरम पैरासाइट के अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है, उसी प्रोटीन से यहाँ पर ये वैक्सीन बनी है। इस वैक्सीन का काम क्या है, ये वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद मलेरिया के अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर मलेरिया को टैकल कर पाते हो। प्लस यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जो भी आपका इन्फेक्शन है उसको भी टारगेट करता है। साथ ही साथ बोला गया ये वैक्सीन मलेरिया के साथ साथ कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी वायरस को भी टैकल करता हुआ नजर आएगा। बात करें इस वैक्सीन के अंदर कितनी ताकत है, तो लगभग 30% तक यहाँ पर इसके अंदर एफिकेसी देखने को मिलेगी। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो मलेरिया के केसेस हैं आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इनका बर्डन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर दुनिया भर में मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अफ्रीका वाले रीजन के अंदर बहुत सारे केसेस मलेरिया के देखने को मिलेंगे। भारत के अंदर भी लगातार हर साल मलेरिया के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर देख पाओगे इस वैक्सीन के रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस भी हैं, मतलब कि ये जो वैक्सीन है इसमें कुछ दिक्कतें क्या है, ये बच्चों के लिए लाई गई है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, एक बच्चा आप देख पाओगे लगभग 2 साल का है, ठीक है, तो क्या होगा उसको ये वैक्सीन दी जाएगी। 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे को यहाँ पर ये मलेरिया की वैक्सीन दी जानी है। अब जब इसको ये वैक्सीन दी जाएगी तो आप कह सकते हो कि वो बच्चा कितनी टाइम तक हैंडल कर पाएगा वो आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर इफेक्टिवनेस भी कम है इसकी, अभी एफिकेसी बहुत ज़्यादा कम है, प्लस लंबे समय तक वैक्सीन का असर रहेगा नहीं, तो ये कुछ चैलेंजेस है। उसके बाद मलेरिया का अपने आप में दुनिया भर में बहुत बड़ा बर्डन है। 2019 में लगभग 229 मिलियन केसेस निकल कर आए थे मलेरिया के दुनिया भर में, और मलेरिया से जो डेथ हुई थी वो हुई थी 4,09,000 डेथ। तो आप देख पाओगे जो बच्चे हैं
5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि मलेरिया से अफेक्टेड हैं। और 2019 में ये डेटा दिया गया था, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इंडिया की बात करें तो 2019 से लगातार यहाँ पर आप देख पाओगे डेटा अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर इंडिया के अंदर लगभग 5.6 मिलियन केसेस देखने को मिले हैं मलेरिया के। 20 मिलियन केसेस देखने को मिले थे 2020 में। तो लगातार यहाँ पर केसेस निकलते हुए आ रहे हैं मलेरिया के। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आर्टिकल देखो, यही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। वैक्सीन का नाम क्या है, वैक्सीन किस चीज़ को हिट करती है, पी फाल्कीपैरम को, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो क्रक्स में एक तरीके से नोट्स की फॉर्म में दी है, क्योंकि यहाँ पर हमें करना क्या है, कोई आंसर आएगा तो हमारे पास सिर्फ 250 शब्द तैयार होने चाहिए हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग, और हमारे पास 250 शब्द तैयार हो चुके हैं। मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास कुछ कॉन्टेंट तैयार रहे और हम लोग फटाफट वहाँ पर आंसर लिख सकें। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है इंडिया के कोल क्राइसिस के बारे में। तो भारत के अंदर कोल का क्रंच देखने को मिला है, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करके दी जाएंगी। आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज करके टॉपिक है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कोल का शॉर्टेज हुआ है, कोयले की कमी हुई है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि कोयले यहाँ पर 4 दिन तक का बचा है, हमारा रिजर्व खत्म हो रहा है कोयले का। ये सब कुछ हमें देखने को मिला था। पहला क्वेश्चन, कारण क्या है कोयला खत्म होने का? ये तो हमें पता है कि हाँ कोयले का शॉर्टेज हो चुका है। कारण क्या है? पहला कारण, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है, यानी पावर की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ी है। और पावर बढ़ने के बाद ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाई किससे जा रही है? कोयले से बनाई जा रही है। कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा सप्लाई होगा, और इस डिमांड की वजह से यहाँ पर ये कोल क्राइसिस देखने को मिला, कोल शॉर्टेज देखने को मिला। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी तो यहाँ पर कोयले से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा किया है। दूसरा रीज़न, फ्लडिंग और रेनफॉल। अब आप कहोगे बाढ़ और बारिश का क्या कारण है? बाढ़ और बारिश का कारण यह है कि कोयला कहाँ से आता है? कोल माइन से निकाला जाता है, कोयले की खानों से निकाल कर उसके बाद लाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, ठीक है, बाढ़ आई है, और बारिश और बाढ़ की वजह से क्या हुआ, कोयलों की खान से निकला ही नहीं है, डिस्पैच ही नहीं हुआ वहाँ से डिस्पैच होकर थर्मल पावर प्लांट तक पहुँचेगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना। तो क्या हुआ, कोयला अपनी खानों से निकला ही नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया। और उसके पीछे का कारण बारिश और एक तरीके से बाढ़ वगैरह भी देखने को मिलेगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, हमने यहाँ पर कोयले का जो इंपोर्टिंग है उसको बहुत ज़्यादा लोअर कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। मतलब कोयले को आज के टाइम पर इंपोर्ट हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग कोयले को इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज से हम लोग कोयले को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्टिंग को कम किया गया। क्वेश्चन ये है अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो डेफिनेटली अब यहाँ पर कोयला खत्म हो जाएगा तो इंपैक्ट क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी अच्छे से, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आज के टाइम पर हम इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कोयले से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो कोयले से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिलेगा। अगर कोयला खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगातार 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, अगर 1-1.5 घंटे के लिए भी चले जाए तो फिर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका इंपैक्ट हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, है ना। उसके बाद अब एक क्वेश्चन है, क्या हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? सबसे पहले आप माइनिंग को बढ़ाओ, ठीक है, कोयले की खुदाई ज़्यादा करो, कोयले की माइनिंग ज़्यादा करो, और उसके बाद यहाँ पर कोयला पहुँचाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा था यहाँ पर माइनिंग करोगे तो आपके पास कोयला ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद जो सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल करके चलो। आज के टाइम पर आपको जो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसके अंदर थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, और जो इंडियन पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनको एक तरीके से अपनी सप्लाईज वगैरह को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, रोटेशनल बेसिस पर चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप लगातार यहाँ पर सप्लाई दे रहे हो, तो उसकी वजह से होता क्या है, कोयले से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जैसे मैंने आपको बताया। और खास बात तो यह है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते। बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं, अब आप कहोगे बिल्कुल स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी छोड़ कर देख दो 10 दिन वो बैटरी भी डाउन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको जनरेट करो यूज़ करो, जनरेट करो यूज़ करो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो सप्लाई है उसकी आप बेसिस पर मतलब रोटेशनल बेसिस पर चला सकते हो। ऐसा नहीं है आप लोग भरपूर सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसके अंदर कट डाउन करो, प्लस इंपोर्ट को बढ़ा लो। जो दूसरी कंट्री से हम लोग कोयले को परचेज कर रहे हैं उस इंपोर्टिंग को इंक्रीज करो, यानी कि आज के टाइम पर हम लोग जो जिन भी कंट्रीज से कोयला परचेज कर रहे हैं उस इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा फोकस तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया। नाउ एक क्वेश्चन ये भी आता है, कोयला कर रहे हो, यहाँ पर कोयले की हमें कुछ चीज़ें नहीं मालूम है। मतलब देखो कोयले के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मिनरल और रिसोर्सेज हमारे एग्जाम का ही पार्ट है, तो कोयले के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। कोयला यहाँ पर मोस्ट एबिडेंटली पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है कोयला। उसके बाद कोयले का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, मैंने आपको बताया, जैसे कि वापस से वही चीज़ बताई गई हैं। कोयले को हम लोग बोलते हैं
बरीड सनशाइन, इसके बारे में ध्यान रखना। कोयले को बरीड सनशाइन भी बोला जाता है। आज के टाइम पर कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ पर कोयले का प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया। इन सभी कंट्रीज़ के अंदर कोयला का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत के अंदर अगर हम बात करें कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो भारत के अंदर है रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो। ये सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और इग्नाइट। यहाँ पर 4 प्रकार के कोयले देखने को मिलते हैं। इनकी रैंकिंग डिपेंड करती है इनके कार्बन स्टोरेज के ऊपर। मतलब जिस कोयले के अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पोल्यूशन भी ज़्यादा करेगा, लेकिन पावर भी उसके अंदर होगी जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा होगा। तो कार्बन ज़्यादा होगा वो वाला कोयला ऊपर रैंक करेगा, कार्बन कम होगा वो कोयला नीचे रैंक करेगा। ये आप लोगों इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कोयले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको रीजंस वगैरह बता दिए, मतलब एक भी एस्पेक्ट आपका छूटा नहीं है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है इन द लाइन ऑफ डिफेंस विद ग्रोइंग पावर्स। अभी क्या हुआ है, जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनकी पावर्स को इंक्रीज़ किया गया और पावर्स को इंक्रीज़ करने की वजह से पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ऐसे स्टेट्स यहाँ पर आज के टाइम पर इसका विरोध कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस करके एक टॉपिक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस करके एक टॉपिक है, फेडरलिज्म करके एक टॉपिक है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जीएस पेपर 3 के अंदर फेडरलिज्म का टॉपिक है हमारा। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारे, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इन्होंने बोला जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इनकी पावर्स को इंक्रीज़ करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास पावर क्या होती है, देखो ऑब्वियसली बात आते हैं, नाम आपको समझ में आ रहा होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो हमारी बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए फोर्सेस हैं। खासकर कौन से वाले एरियाज़ में रहती है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाले एरियाज़ में आपको बीएसएफ देखने को मिलेगा। और इनका काम क्या है, इनका काम है कोई भी अगर सस्पेक्ट है, कोई भी जिसको बहुत शक हो रहा है उसको सीज़ करना, सर्च करना, अरेस्ट करना, यही काम है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अभी बहुत सारी बाउंड्रीज़ पर ये लोग सर्च करते हैं, मतलब वो जो एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया ना, वहाँ पर इनके पास पावर्स है सर्च करने की, अरेस्ट करने की। तो इनकी इन पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। वो पावर्स कौन कौन सी इंक्रीज़ करी गई हैं मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपको समझना यह है कि अभी यहाँ पर ये बदलाव किस में किया गया, मतलब अभी इनकी पावर्स को इंक्रीमेंट किया गया है, पावर्स को इंक्रीज़ किया गया है, किस बेसिस पर किया गया है। तो यहाँ पर पहले बीएसएफ एक्ट 1968, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आए थे साल 2014 में। नाउ साल 2014 के बाद अब साल 2021 के अंदर चेंजेस करे गए और चेंजेस करने के बाद इनके अंदर काफ़ी हद तक पावर्स को इंक्रीज़ किया गया। और अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर पावर्स जब अब बात आती है बीएसएफ की, तो बीएसएफ की पावर्स यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इन वाले रीजन्स की भी बात आती है। ये सारे एरियाज़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बीएसएफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, दोनों यूनियन टेरिटरीज हो गई, यहाँ पर भी आपको बीएसएफ का पावर देखने को मिलेगा। बीएसएफ काम करती है, बीएसएफ क्या करती है, बीएसएफ मैंने आपको बताया सर्च करती है, सीज करती है लोगों को जो भी स्मगलिंग कर रहा है नारकोटिक्स की, या फिर कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स का ट्रेड हो रहा है, इलीगल एंट्री है किसी फॉरेनर की, तो या फिर आप कह सकते हो ये सारी इंसिडेंट्स को यहाँ पर ये बीएसएफ पकड़ता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो ये पंजाब, वेस्ट बंगाल वाला और असम वाला रीजन क्यों ये चिल्ला रहे हैं, क्यों ये इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एरियाज़ है, मान लो ये पंजाब का बॉर्डर है, मान लो ये पंजाब का बॉर्डर है, पहले बीएसएफ को क्या पावर हुआ करती थी, बीएसएफ यहाँ पर बॉर्डर पे रह सकता था, बिल्कुल रहना भी है इनको। 15 किलोमीटर तक के एरिया में ये बीएसएफ निगरानी रख सकता था। ये बीएसएफ यहाँ पर 15 किलोमीटर के एरिया में अपने जितनी भी पावर्स है सर्च करने की, सीज करने की, किसी को अरेस्ट करने की, वो सब यहाँ पर परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम के रीजन में इस रीजन को बढ़ा दिया गया। ये बोला गया अब 15 किलोमीटर नहीं, अब बीएसएफ के पास एरिया है 50 किलोमीटर का। तो ये यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर 15 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर तक का एरिया मिलेगा, किनको, पंजाब वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल एरिया में, असम वाले एरिया में। तो अब बीएसएफ के पास 50 किलोमीटर तक का एरिया है। इन एरियाज़ के अंदर बीएसएफ अपने सारे जितनी भी ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म कर सकता है।
अब इस चीज़ का विरोध कर रही है यहाँ पर पंजाब सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार, असम सरकार। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि भारत के अंदर फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है यार, ये सारा जो डिफेंस की चीज़ें हैं, ठीक है, ये स्टेट के पास है, मतलब स्टेट का जो मामला है, स्टेट के जो बॉर्डर्स है वो स्टेट के पास ही देखने को मिलेंगे। उनके रिगार्डिंग वही यहाँ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर सेंटर अपनी चला रहा है। तो इस वजह से एक तरीके से आप देख पाओगे ये डिस्प्यूट थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा पावर्स कौन सी बढ़ाई गई हैं। नाउ अब बात करते हैं इसके अंदर इश्यूज़ क्या क्या है, दिक्कत क्या क्या है। दिक्कत आती है पब्लिक ऑर्डर वर्सेस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की, मतलब कि सेंटर वर्सेस स्टेट करके यहाँ पर आप कह सकते हो, ये दिक्कत आती है। अगर हम बात करें पब्लिक ऑर्डर की, देखो यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर का मकसद आता है कि पब्लिक की सिक्योरिटी रहे, पब्लिक में शांति बना रहे, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, मतलब राज्य सरकार के पास भी ये पावर है। कहाँ पर है? एंट्री 1 स्टेट लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास 3 लिस्ट है, आपको मालूम होगा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो एंट्री 1 है उसके अंडर में यहाँ पर पावर है राज्य सरकार के पास कि वो पब्लिक ऑर्डर को लेकर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखोगे, मान लो कोई सीरियस पब्लिक डिसऑर्डर हो जाता है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर डिसऑर्डर देखने को मिलता है, हमारे सिक्योरिटी को खतरा रहता है, हमारे जो स्टेट, हमारा जो डिफेंस है उसको खतरा रहता है, तो उस बेसिस पर जो हमारी कंट्री है वो खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। और वो पावर्स कहाँ पर है? वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। यूनियन लिस्ट एंट्री 1 के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लेकिन आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस रखा। गवर्नमेंट ने क्या करा है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पावर्स को इंक्रीज किया है। तो बोला गया इससे जो हमारा स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। फेडरलिज्म मतलब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करें, इसको हम लोग फेडरलिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से कहीं ना कहीं पावर्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को कमज़ोर करता है। ये इशू उठाया गया इन स्टेट्स के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हो चुका है पंजाब गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। क्या ये सिनेरियो देखने को मिला है? आई होप सब कुछ आपको ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ हमारे स्टैटिक पोर्शन की, जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। बीएसएफ के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। बीएसएफ को बनाया गया था 1965 में, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसके बाद बनाया गया। और आज के टाइम पर बीएसएफ बांग्लादेश के साथ जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिलता है, और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ पर आपको बीएसएफ देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बीएसएफ की, तो ये एक तरीके से वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, मतलब सीएपीएफ का यहाँ पर पार्ट है। सीएपीएफ के अंडर में आता है बीएसएफ, और सीएपीएफ के अंडर में और भी बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, जैसे कि असम राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और उसके बाद एनएसजी भी आता है, और सशस्त्र सीमा बल भी आता है। तो ये सब सीएपीएफ के अंडर में आता है, और बीएसएफ भी इसके अंडर में आता है, ध्यान रखना। आज के टाइम पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 2.65 लाख फोर्सेस है, जो कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर है पाकिस्तान का वहाँ पर है, इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पर है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भी बॉर्डर है वहाँ पर 2.65 लाख बीएसएफ के जवान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैंने आपको जैसा बताया, वहाँ पर अपने ऑपरेशन चला रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। बीएसएफ इकलौती एक ऐसी फोर्स है जिसके पास एयर विंग है, मैरीन विंग है, अपनी खुद की तोपें वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, कमांडो यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद बीएसएफ के बारे में मैंने आपको बताया, इनका मेन काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में भी यहाँ पर बीएसएफ काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। प्लस कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल कैलामिटी को भी टैकल करने में बीएसएफ का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना। बीएसएफ को हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर आइडिया रख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर करी हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें एक एक करके क्लियर हो चुकी हैं। नाउ इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, ठीक है। एयर इंडिया वाला आर्टिकल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, इस वजह से मैं यहाँ पर मतलब लगभग 3 बार डिस्कशन कर चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं। ये कुछ नए आर्टिकल्स थे जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। ओके, साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, बिल्कुल मैंने स्किप किया है साइंस एंड टेक वाला पार्ट, कुछ खास आर्टिकल नहीं है, एक आध है वो मैं आपको ऐड कर दूंगा चलते चलते, जैसे मैंने पहले भी ऐड किया था, पिछली बार मैंने साइंस एंड टेक का आर्टिकल बाद में ऐड किया था, उसी प्रकार से ऐड कर देंगे। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।